हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सुपर फास्ट सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्थिर विद्युतिकी। ये हैं सारे यूनिट जो कि हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पेपर में। टोटल 35 मार्क्स का पूछा जाता है, यहां से 35 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, जिसमें 8 नंबर का वेटेज रखता है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी अकेले 8 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की क्लास केवल और केवल हम स्थिर विद्युतिकी कवर करेंगे। पहला लेक्चर होगा ये वन शॉट रहने वाला है। दूसरे में हम विद्युत धारा कवर करेंगे। तीसरे में इन दोनों यूनिट को मिलाकर कवर किया जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व कवर करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा को एक में कवर किया जाएगा। तो यहां पर पहला वन शॉट बनेगा, यहां दूसरा वन शॉट बनेगा और इन दोनों को मिलाकर के तीसरा वन शॉट बनने वाला है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां से प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगों को मिला करके फाइनल चौथा लेक्चर बनाया जाएगा, वन शॉट बनेगा। तो ये 4 लेक्चर हो गए हमारे पास, जिनके आधार पर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सुपर फास्ट सीरीज रहने वाली। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे हर एक हेडिंग को, लेकिन यहां पर डिटेल एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल एनालिसिस करनी है, जैसे कोई फार्मूला निकल के आ रहा है, उसका डेरिवेशन कैसा है, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि चीजों को डिटेल में कैसे करवाया गया। यहां पर हम लोग फार्मूलों के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में फार्मूले को कैसे प्रयोग किया जाता है उन पर आधारित सवाल भी करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट फाइनल अपनी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वन शॉट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहला है वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित एक ऐसा गुण होता है जिसकी सहायता से चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभावों को उत्पन्न या अनुभव किया जा सकता है। बात किया जाए कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश अदिश राशि होता है। आवेश के संरक्षण के बारे में बात करें तो कहते हैं किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अगर 2 वस्तुएं हैं, उनको निकाय मान लिया जाए, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाए तथा दूसरे से पहले में, कुल आवेश उसका ओवरऑल हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहता है। बात किया जाए आवेश से क्वांटीकरण की, तो अगर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर हमें आवेश लिखना, तो Q बराबर हम प्लस माइनस एनी लगा करके लिखते हैं आवेश। यहां पर प्लस माइनस एनी, प्लस बताता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है। माइनस चिन्ह बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। एन हमेशा यहां पर बिलोंग करता है इंटीजर वैल्यू को। एन की वैल्यू यहां पर 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 ऐसे चलती रहेगी। कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल या भिन्न में नहीं रहेगा। बात किया जाए कि आवेश स्थानांतरीय होता है, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। और आवेश का जो स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण जो होता है उसे हम कहते हैं चालन। ध्यान रखेंगे, जो कि हम विद्युत धारा वाले यूनिट में पढ़ेंगे चालन क्या होता है। द्रव्यमान से सदैव बद्ध रहता है, मतलब अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसका द्रव्यमान सदैव अवश्य होगा, लेकिन अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो वह आवेशित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इन सब के बारे में डिटेल बात की गई है पहले यूनिट में, तो वहां से भी देख सकते हैं। यहां पर फाइनल रिवीजन हम कर रहे हैं तो ज्यादा चीजों को डिटेल नहीं लेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां भी हैं। चालन होता है, घर्षण होता है, और दूसरी बात किया जाए तो इंडक्शन होता है, जिसे हम प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर Ne। यहां से कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब N निकालना है, तो यहां Q डिवाइडेड बाई E लिखेंगे। Q का मान कितना है, 3.2 है। यहां पर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इनको सॉल्व किया जाए तो देखो इसका डबल है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि 3.2 कूलाम आवेश निर्मित करेंगे। बात किया जाए किसी चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, जैसे ऋणावेश कहा जाए तो यहां क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकता होगी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो Q बराबर Ne लगाएंगे। Q का मान 1 है, N हो जाएगा, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये डाटा याद रखेंगे, निकल के आता है 6.25 गुणे 10 की घात माइनस का, यहां पर प्लस का बनेगा 18। इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 कूलाम आवेश निर्मित होता है। ये हम विद्युत धारा में भी याद रख सकते हैं कि प्रति सेकंड किसी चालक से अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो कहते हैं 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती। तो 1 एम्पीयर धारा वह धारा होती है जिससे 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे होते हैं। तो ये था आवेश। आवेश कैसी राशि है, इन सबके बारे में डिटेल बात की गई। बस यहां पर इतनी चीजें हैं कि हम लोग चीजों को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि अगर आवेश क्वांटीकृत होता है तो क्वांटीकरण का डिटेल पढ़ा जाए। यहां आवेश क्वांटीकृत होता है, कैसे होता है उसके बारे में बात की जाएगी, उस पर जुड़ा सवाल। तो ये था वैद्युत आवेश। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कूलाम का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कूलाम के नियम के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं
यहां पर एक आवेश है Q1, यहां पर एक दूसरा आवेश है Q2, ये बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, यहां लिखा जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए निर्वात या वायु के लिए, तो निर्वात या वायु के लिए, तो निर्वात या वायु के लिए बात करेंगे तो यहां पर K की वैल्यू लिखी जाती है 1। जल के लिए ये होती है 81 या 80। और बात किया जाए कि कुचालक के लिए K ग्रेटर देन 1 होता है। चालक के लिए बात किया जाए तो K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती, अनंत होती है। इतना ध्यान रखेंगे। अब बात किया जाए कि कूलाम बल कैसा बल है, तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, मतलब दो रुके हुए बिंदु आवेशों के बीच कार्य करेगा। बिंदु आवेश क्या होते हैं, ऐसे दो आवेश जिनके बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो। स्थिर वैद्युत बल होता है, मतलब रुके हुए द्रव्यमानों मतलब आवेशों के ऊपर काम करता है। केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल का मतलब होता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। आकर्षण होगा तो भी अनुदिश रहेगा, प्रतिकर्षण होगा तो भी अनुदिश रहेगा। दीर्घ बल होता है, मतलब काफी ज्यादा दूरी तक काम करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो यहां से देख सकते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम का मतलब ये होता है F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। निर्भर माध्यम पर निर्भर करता है, तो यहां पर K है, K माध्यम के हिसाब से परिवर्तित होता है, तो माध्यम का ध्रुवण होने की वजह से जो बल होता है वो घटता बढ़ता रहता है। सदिश रूप के बारे में बात किया जाए, इस व्युत्क्रम वाले को यहां लिख लेते हैं F, ये ऐसा, ये है व्युत्क्रम का नियम। अगर इसके बारे में बात किया जाए कि कैसा होगा इसका, तो यहां पर दो आवेश ले लिए गए, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, यहां एक सदिश बनाया गया, एक सदिश यहां, एक सदिश यहां। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से बल लिखें F21 वेक्टर, दो पर लगने वाला बल एक की वजह से, तो इसे लिखा जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं R स्क्वायर, तो R यहां लिखा जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, यहां लिखा जाता है R2 माइनस R1 वेक्टर। इसी तरह से अगर F12 वेक्टर लिखा जाए तो यह आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड और होल क्यूब बनेगा, यहां लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया सदिश रूप। ये कूलाम के नियम के बारे में सारी बात हो गई। इस पर सवाल कह रहे हैं दो आवेश +4Q क्यों, दूसरा क्या है +4Q। कह रहे हैं एक दूसरे से a दूरी पर रखे गए हैं, तो एक दूसरे से अगर a दूरी पर रखे गए हैं और कह रहे हैं तीसरा आवेश कैपिटल Q कहां रखा जाए, तो मान लेते हैं यहां कहीं पर रखा गया है कैपिटल Q, ये x दूरी हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, घटा के लिख लेंगे टोटल दूरी में से। कह रहे कहां रखा जाए, संपूर्ण निकाय साम्य में रहे, तो इन्होंने सिर्फ दूरी पूछी, उसका परिमाण नहीं पूछा है, लेकिन इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस Q के बारे में। तो अगर हम इस Q को यहां पर बनाएं और इसका संतुलन करवाना चाहते हैं, तो संतुलन के लिए इसका चिन्ह कैसा रहना चाहिए, संपूर्ण निकाय साम्य में रहे। संपूर्ण निकाय साम्य में रहेगा तो याद रखेंगे दोनों धन चिन्ह के हैं, तो बीच में रहने वाला जो आवेश होता है वो माइनस का आवेश होगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको अपनी तरफ अगर खींच रहा होगा तो इस पर बल इधर की तरफ लगेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेंगे, दोनों बल काम कर रहे होंगे। तो ये वाला जो बल काम करेगा वो कितना होगा, K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर बनेगा। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, यहां पर है +Q, ये है माइनस, तो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर बल लगेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, उधर बल लगेगा। इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q, वो भी 4 है, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल Q। दोबारा से लिख लेते हैं, ये बनेगा K 4Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है, तो बटे में होगा दूरी, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन के आएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करवा सकते हैं, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, तो यहां से देखो K से K कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, यहां पर 1/x स्क्वायर बचेगा, यहां 4/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। अगर इसको इधर ले जाएं तो a माइनस एक्स बटा x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, इसे 4 लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में x आएगा, और यहां पर बराबर लगाएंगे तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। प्लस माइनस लगाना है लेकिन माइनस वाला नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस लेते हैं यहां पर, और a माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा 2x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a बटा 3 निकल के आएगी।
कैलकुलेशन बाद में चेक कर सकते हैं, स्पीड में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखते रहें। a माइनस एक्स की वैल्यू 2x के बराबर आई तो x की वैल्यू यहां पर a/3 के बराबर आई। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर q है, प्लस वाला q है, और यहां पर क्या है, +4q है, तो इससे a/3 की दूरी पर और इससे घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2a/3 मिलेगा। यहां पर अगर q को -q बना करके रखा जाए तो संपूर्ण निकाय संतुलन में रहेगा। कोई कहता है कि कैपिटल Q की वैल्यू भी बताओ, तो कैपिटल Q की वैल्यू बताने के लिए किसी अन्य को हम लोग संतुलन में ले जाएंगे। तो मान लेते हैं इसे संतुलन में ले जाना है, तो इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा बताओ कितना होगा, k होगा, q होगा, 4q होगा, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी a है तो a² बन जाएगा, ये बराबर ये अपनी तरफ खींचेगा, ये धक्का देगा, लेकिन माइनस जो कैपिटल Q है खींचेगा तो कितने से खींचेगा, k कैपिटल Q बनेगा, और यहां पर बन जाएगा 4q और डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी देखो बनेगी 2a/3 का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करवा सकते हैं, तो क्या कट रहा है, 4q से देखो 4q कैंसिल हो गया, यहां k से k कैंसिल हो गया, यहां बच गया स्मॉल q डिवाइडेड बाय a² से a² भी कैंसिल हो गया, तो ये बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी कैपिटल Q, और 3 पलट के ऊपर जाएगा 9 बनेगा, यहां 4 बन जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q बराबर 4q/9। तो ये परिमाण निकल आया, और चिन्ह हम लोगों ने अलग से देख लिया था कि चिन्ह माइनस का होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि जो कैपिटल Q होना चाहिए संतुलन के लिए वो -4q डिवाइडेड बाय 9 रहना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि अगले सवाल में, अगला सवाल है, कहे दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, दो धन आवेश हैं, तो Q मान लेते हैं, ये भी Q मान लेते हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल का फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 9 × 10⁹, कुछ नहीं कहा है तो यहाँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², मतलब 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बनेगा फाइनल। और ये वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, इसे 18 के बराबर दे रखा है, 18 न्यूटन बल लग रहा है। तो यहां से अगर हम Q1 × Q2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो 18 है, ठीक है, या 18 इसे नहीं लिखते, यहां से कैंसिल करवा लेते हैं। ये देखो 9 से कैंसिल होगा, 2 बनेगा, 2 के साथ इधर पलट के जाएगा तो 2 × 10⁻⁻2 ये बनेगा, और 9 इधर जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 × 10⁻9 2 11 इतना बनेगा। तो ये हो गया Q1 × Q2, तो गुणन निकल आया। कह रहे हैं यदि उनका योग, अब आगे बढ़ लेते हैं, तो योग होगा Q1 + Q2, ये कितना दे रखा, 9 माइक्रोकूलम, -12 बनेगा, ओ -6 बनेगा। तो अगर ये वैल्यू हो गई समीकरण 2 लिख लेते हैं, ये समीकरण 1 है हमारे पास। तो देखो गुणा पता है, योग पता है, माइनस निकालना चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और यहां पर होता है 4Q1 × Q2, ये कितना निकल के आया है, तो 2 × 10⁻⁻11 निकल के आया है। सॉल्व कर देते हैं, यहां हो जाएगा 9 × 10⁻⁻, होल स्क्वायर रहता है तो ये हो जाएगा 9 9 81 बनेगा, 81 × 10⁻12 होल स्क्वायर था तो, और माइनस यहां पर बनेगा देखो 8 × 10⁻11। ठीक है, अब अगर इनको हमें घटाना है तो ये घात बराबर करनी पड़ेगी, तो 8 81 × 10⁻12, और अगर इसे लिखा जाए, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, इधर थोड़ा बढ़ा लो, दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 8.1 बनेगा, 10⁻11, और -8 × 10⁻11 बन जाएगा। ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 8.1 में से 8 घटेगा, 0.1 बचेगा, 0.1 × 10 कितना बनेगा, -11, और इससे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻12 तो लिखा जा सकता है। इधर वो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर 6 बन जाएगा, तो हमारे पास Q1 - Q2 की वैल्यू क्या निकल के आई, 10⁻6। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ लो, अगर जोड़ोगे तो देखो Q2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2Q1। तो 2Q1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 × 10⁻6, और यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 गुणे लिखा होगा, तो देखो 9 1 10 बनेगा, तो 10 × 10⁻6 निकल के आएगा, 2 से काट देंगे, तो Q1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से, तो Q1 की वैल्यू निकल के आ रही है 9 1 10, तो 10 का यहां हो जाए 5 × 10⁻6 से कितना बनेगा, 6 बनेगा। इसे सही से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 को हटा दो तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम,
ऐसा निकल के आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। उन्होंने कहा योग 9 है, तो एक 5 आया है, तो दूसरा कितना निकल के आएगा? 4 माइक्रो कूलाम। घटा लेंगे डायरेक्ट। तो इस तरह से सवाल लगाना था इसे। तो ये पहला सवाल था और एक दूसरा सवाल था। संतुलन वाले सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस तरह से संतुलन करवाया जाता है। संपूर्ण निकाय साम्य हो तो ध्यान रखना, जिसको साम्य में ले जाना चाहते वो साम्य में तो रहे, साथ में जो अगल बगल वाले आवेश हो वो भी साम्य में रहने चाहिए। आगे बात करते हैं सतत आवेश वितरण क्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं आवेश वितरण रेखीय, पृष्ठीय और आयतन होता है। तो अगर हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बात करें तो ये होता है dq/dl। इसको क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या निकल के आएगा? तो कूलाम पर मीटर निकल के आएगा। बात किया जाए कि सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है dq/dA। ये क्या होता है? तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। इसका मात्रक क्या आएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला यहां से बात किया जाए रो बराबर, तो ये निकल के आता है dq/dV। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो रो क्या है? आयतन आवेश घनत्व। इस तरह से लिखा जाता है। तो छोटी छोटी परिभाषा थी, ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो परिभाषा क्या होती है? तो कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बराबर होती है किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। देखो न्यूटन प्रति कूलाम निकल के आएगा एक मात्रक, या इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। आगे ध्यान रखेंगे, आगे निकलेगा भी। तो परिभाषा ये हो गई, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर उसकी तीव्रता कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, या किसी आवेश का प्रभाव जो होता है वो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मात्रक के बारे में बात किया जाए, कर ली गई बात। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो अगर यहां पर कैपिटल क्यू आवेश O पर स्थित है, P बिंदु पर हमें क्षेत्र लिखना है R, तो E एट पॉइंट P लिखा जाता है KQ डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EP बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल Q निर्वात या वायु के लिए 1 रखा जाता है, तो सीधे बनेगा 9×10⁹ K बटा मतलब कैपिटल Q बटा R स्क्वायर बन जाएगा। आगे क्या है? आगे बात करें तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है? तो -Q और यहां पर +Q। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। ये 2L दूरी हो जाती है इसके बीच की, यहां मध्य बिंदु होता है O के बारे में बात करते हैं। कह रहे ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो, तो यहां पर हम पहले वैद्युत ध्रुव आघूर्ण परिभाषित करें तो P वेक्टर बराबर लिखा जाता है 2QL वेक्टर, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर लिखा जाता है। तो कहते हैं ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन लिखी जाए, P वेक्टर की डायमेंशन या P की डायमेंशन सिंपल लिख लेते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो ये LTA होता है। क्या होगा यहां से? AT, हाँ LTA निकल के आएगा। ये LTA कैसे निकल के आएगा? Q का होता है AT और ये L का हो जाएगा L, तो LTA निकल के आएगा। बात किया जाए कि बिंदु ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो अगर ये -Q है, यहां पर +Q है, ये मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है P, जिसके ऊपर हमें वैद्युत क्षेत्र लिखना हो, तो वैद्युत क्षेत्र लिखने के लिए हमें क्या है? ये L दूरी हुआ करती थी, ये भी L दूरी हुआ करती थी। तो अगर हम यहां से लिखें E एट पॉइंट P, ये कौन सी दिशा स्थिति में है? तो अच्छी स्थिति में लिख रहे हैं P बिंदु पर। तो ये फार्मूला क्या निकल के आता है? तो अगर बहुत कम ये जो L है वो बहुत छोटा हो, किससे? R से, तब हम फार्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है तो K लिख देंगे, यहां पर लिखा जाता है 2P/R क्यूब, ठीक है। और अगर निरक्षीय स्थिति के बारे में बात की जाए
तो निरक्षीय स्थिति में फार्मूला बनता है ये माइनस क्यू है, ये अपना प्लस क्यू लिखा गया है, और इनके मध्य बिंदु से यहां आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो यहां पर लिखा जाता है ई एट पॉइंट पी क्या निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और यहां क्या लिख दिया जाएगा तो ये बनेगा पी बाई आर क्यूब। वहां 2 होता है, यहां 2 नहीं रहता है, तो ये बात हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखा जाता है वो बातें हो गई। आगे उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, सवाल है जो 0.01 मिलीग्राम। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं द्रव्यमान क्या है, तो 10 की घात, इसे सही से लिखें तो -3 होगा, ठीक है। मिलीग्राम को ग्राम में बदलें, -3 से बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलें -3 से, कुल मिला के 10 की घात -9 ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो इतना हो गया किलोग्राम। अब बात किया जाए द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर आवेश है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं, -19 कूलाम। कह रहे संतुलित किया जा सके, तो याद रखेंगे संतुलन के लिए क्या लिखा जाता है, ये 2 प्लेटें मान लेते हैं, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ होगा। इसके अंदर अगर कोई आवेश है, मान लेते हैं माइनस कैपिटल क्यू है, तो इसके ऊपर बल ऊपर की तरफ लगेगा वैद्युत बल, जिसकी वैल्यू क्यू इंटू ई के बराबर आएगी। कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, जो माना गया कैपिटल क्यू इंटू ई, और इसका भार नीचे काम कर रहा होगा mg। इस तरह से संतुलित किया जाता है किसी भी ड्रॉप या तेल की बूंद को वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो दोनों बल बराबर हो जाएं, मतलब क्यू इंटू ई की वैल्यू जो है, Q इंटू ई की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। तो ई पूछा उन्होंने, तो क्या निकल के आएगा mg डिवाइडेड बाई q। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 की घात -9 है, और g की वैल्यू कितनी है 10 रख ली जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। q का मान कितना दे रखा है, तो ये है 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये वैल्यू बनेगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं ऊपर, तो ये है पावर 19, तो प्लस का 19 ऊपर जाएगा, और यहां पर पॉइंट हटाएंगे 100 होगा, 100 में 100 होगा, 2 घातें बनेंगी, 2 घातें इसमें से घटाएंगे तो 7 घातें बनेंगी, तो प्लस की 7 घातें वो -7 घातें हो जाएंगी ये। अब यहां पर बात किया जाए कि ये और डाटा क्या बन रहा है, तो ये घातें यहां हो गई -7, ये हो गया 9, यहां पर बनेगा 1/48, ये ऐसी वैल्यू आएगी। तो 1/48 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर यहां पर अगर 100 लिख लिया जाए, मान लेते हैं अगर ये 100 लिखा है या 48 लिखा है, इसे थोड़ा छोटा कर लिया जाए, तो 2 यहां से चले जाएंगे तो बनेगा 17, और 17 - 7 ये 10 बनेगा, तो इसे काट दिया जाए तो कितना निकल के आ रहा होगा, इसे हम 4 से काट देते हैं, 12 बनेगा, और ये हो जाएगा 25, 12/25 बनेगा, तो 12 दूना 24 बनेगा, और फिर दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, यहां पर एक 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग अब, तो 12×8 = 96 बनेगा, गुणे 10 की घात कितना बन जाएगा 10 बनेगा। तो इतना न्यूटन प्रति कूलाम का अगर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, कैलकुलेशन को दोबारा भी चेक कर सकते हैं, तो इतना अगर वैद्युत क्षेत्र लगाया जा सकता है तो इस बूंद को बैलेंस किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई आवेशित कण है, जैसे यहां पर हम लोगों ने एक क्षेत्र बना रखा है, ऐसा ये कोई क्षेत्र बना रखा है, यहां से कोई कण है Q M और ये V से इसके अंदर एंटर कर रहा है। शुरुआत में इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तो। वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर बल लगेगा, यहां चलना शुरू करेगा, डेविएट होकर के सीधे निकल जाएगा। तो ये दूरी होती है y, ये दूरी होती है x। कितनी देर तक इसके अंदर रहा, तो इसका फार्मूला निकल के आता है y बराबर ½ ऑफ QE बाई m इंटू x² बाई v²। इस पर सवाल पूछा गया है, Q बाई m की वैल्यू निकालना था, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आवेशित कण का अगर पथ देखना हो तो इस तरह देख सकते हैं। पूरा डिटेल अगर इसका हम देखना चाहें कि डेरिवेशन कैसा है, ये फार्मूला कैसे निकल के आता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात की जाए, सबसे पहली बात है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब ये ओरिजिनल नहीं होती, काल्पनिक होती हैं। बात किया जाए कि अगर ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो इसके बिंदु पर अगर कोई स्पर्शी खींची जाती है, तो अगर स्पर्शी यहां पर खींचेंगे तो क्या निकल के आएगा, स्पर्शी है तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो परिणामी होती है, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं भी रेखाएं होती जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा प्रदर्शित करती है।
इसके बारे में बात किया जाए कि अगर प्लस क्यू है तो इससे दूर की तरफ निकल रही होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, और अगर माइनस है तो इसकी तरफ आती हैं। प्लस से निकलकर अनंत पर समाप्त होती, अनंत से चल करके क्या होती है, माइनस के ऊपर आकर के समाप्त होती हैं। बंद वक्र कभी नहीं बनाती, मतलब क्लोज लूप कभी नहीं बनता इनकी वजह से। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, और अगर दो स्पर्शी खींची जाएंगी तो किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो नहीं सकती। बात किया जाए कि वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिणाम के समानुपाती होती, तो अगर क्यू है, क्यू मान लेते हैं 4 वैद्युत बल रेखाएं निकाल सकता है, मान लिया। तो अगर यहां पर +2q होगा तो ये 8 वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा, ये 8 वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। मतलब ये आवेश के समानुपाती होती, परिमाण कितना है, चालक की सतह के लंबवत होती। अगर ये कोई चालक है तो यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सदैव उस चालक के लंबवत रहेंगी। ठीक, आगे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण उसे घुमाने में किया गया कार्य और इन सब के बारे में बात किया जाए तो अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक द्विध्रुव को रखा गया है। ये इसका +q वाला टर्मिनल है, सिरा है, और ये वाला क्या है, -q है। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र अगर E है इधर की तरफ तो इस पर बल लगाएगा QE और इस पर बल लगाएगा QE, इस दिशा में, विपरीत दिशा में। और यहां से यहां तक की दूरी 12 है और ये थीटा कोण बना रहा है अगर, तो ये वैल्यू 12 sin थीटा होती है। तो अगर ये 12 sin थीटा लिखा जाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं जो टाउ लिखा जाता है उसके बारे में लिखते हैं PE sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P बराबर E और टाउ बराबर P क्रॉस E लिखा जाता है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। तो ये हो गया द्विध्रुव का बलाघूर्ण, इसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था जो P से लिखा गया था, यहां देख सकते हैं ये यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण था, और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये बलाघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। टॉर्क होता है इसकी इंग्लिश। और इसके बाद में तो घुमाने में किया गया कार्य, अगर इसे घुमाया जाए, मान लेते हैं कि द्विध्रुव पहले ऐसे रखा था, ये -q था और ये +q था। अब इसे घुमा करके यहां पर ले जाया गया है। पहले ये कोण यहां से कितना था, θ1 था। अब क्या किया गया, इसे घुमा दिया गया है। मान लेते हैं अब यहां ये -q यहां आ गया, +q यहां चला गया। अब ये जो कोण बन रहा है वो कितना है, θ2 है। तो W जो निकल के आता है वो लिखते हैं हम PE, यहां पर लिखा जाता है cos θ1 माइनस cos θ2। अगर साम्यावस्था से घुमाया जाए, साम्यावस्था मतलब इस तरह से रखा गया हो, थीटा की वैल्यू जब 0 हो फिर घुमाया जाए, तो उस समय पर W का जो मान निकल के आता है उसे लिखते हैं हम PE। यहां पर हम रख देंगे 0, cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस cos θ, किसी भी थीटा तक घुमाया जा सकता है। अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की जाए वैद्युत द्विध्रुव की, तो वो लिखी जाती है U से, इसे लिखा जाता है -P.E वेक्टर फॉर्म में, या इसको लिखा जाता है -PE cos θ। जूल में निकल के आती है, ये भी वर्क डन है तो जूल में निकल के आएगा, तो ये बात याद रख सकते हैं। आगे सवाल कह रहे हैं +q तथा -q के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब वो द्विध्रुव बना रहे होंगे। परिमाण देखो समान है, 1 माइक्रोकूलम प्लस का, यहां पर क्या है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र जो है E की वैल्यू वो है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में इन्हें रखा गया है। तो कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। सबसे पहले इन्होंने P पूछ रखा है, तो P का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2QL। तो Q लिखेंगे इंटू दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगी यहां पर दूरी। तो Q का मान हमारे पास कितना दिया है, 1 कूलाम 10⁻⁻⁶ कोई एक आवेश लिखा जाता है। और दूरी लिखेंगे तो दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, 10 × 10⁻⁸ ये बनेगा कूलाम इंटू मीटर। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब बात किया जाए अधिकतम बल आघूर्ण कब काम करता है, तो अभी हम लोगों ने टाउ का फार्मूला लिखा, क्या होता है, PE sin θ होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा मैक्सिमम कहां पर होता है, 1 पर होता है, 90 पर होता है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, ऐसा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और न्यूनतम वैल्यू होती है -1। तो ये 1 होना चाहिए, तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका टाउ क्या निकल के आएगा, P × E आएगा। P हम निकाल चुके हैं, 2 गुणे कितना है 10⁻⁻8, और E की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो E दे रखा 10⁵5, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 × 10⁻³
न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, गॉस की प्रमेय के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं वैद्युत फ्लक्स जो लिखा जाता है फाई ई, इसका फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर होता है और क्लोज इंटीग्रल करके इस तरह से हम निकालते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करें तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? तो इसका मात्रक यहां से निकल के आएगा। इसका मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम इंटू, इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का, तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, कर लिया। अब गॉस के प्रमेय के बारे में बात करते हैं। तो हम कहते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई टोटल वो होता है 1/ε0 गुना क्यू, जितना भी इनक्लोज्ड होगा उन सबको हम जोड़ लेते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। या फिर फाई टोटल इस तरह से भी निकाल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है? 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। ठीक है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी देख सकते हैं। तो ये हो गया फाई ई की वैल्यू कि ई डॉट ds यादिश गुणन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये हमारे पास है गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो अगर ये कोई चालक है, अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का चालक है और इससे r दूरी, यहां पर इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो r दूरी पर जो P पर, या कह सकते हैं E एट पॉइंट P जो होगा बिंदु P पर, उसे लिखा जाता है 1/2 पाई ε0 लैम्डा डिवाइडेड बाई r। ये होता है वैद्युत क्षेत्र। अगर दूसरी बात की जाए, अनंत लंबाई की सीट हो, यह अनंत लंबाई की सीट है और इससे यहां कहीं पर r दूरी पर हम P पॉइंट पर निकालें क्षेत्र की वैल्यू, तो उसके लिए लिखा जाता है EP बराबर σ/2ε0। यह अचालक सीट है, ध्यान रखेंगे, अचालक प्लेट है, अनंत लंबाई की ये कोई अचालक प्लेट है। अचालक प्लेट की वजह से क्या हो रहा है उसके बारे में बात की हम लोगों ने। और यहां पर इन दोनों का डेरिवेशन भी देख सकते हैं। कूलाम का नियम लगाकर भी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो लगती है कूलाम के नियम से जो निकल के आती, उसके आधार पर भी हमने इसे प्रूफ किया, अवतार में क्वेश्चन दिया भी गया, तो वो भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर बात किया जाए आगे कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और क्षेत्रफल सदिश भी हमें दे रखा है, इन्होंने क्या पूछा है? कह रहे हैं फाई का मान ज्ञात करो। तो फाई बराबर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ये होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या ए वेक्टर, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? 14 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। डॉट किसके साथ करवाना है? ए के साथ, तो क्या बनेगा? 4 जे कैप बनेगा। और इसके बाद में हम वैल्यू अगर इसको निकालना चाहें तो ये गुणा होगा आई के साथ, तो आई जे का गुणा 0 हो जाएगा। यहां पर 3 है और 4 है, तो -3 गुणा 4 बन जाएगा, जे डॉट जे 1 बनेगा और इसके साथ फिर गुणा होगा, फिर 0 बनेगा, तो माइनस से क्या बनेगा? 12 और इसका मात्रक क्या निकल के आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये बनेगा 5। यहां से नोट कर सकते हैं। तो ये बनेगा, देखो 3 चौक 12 माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बनेगा। अगले सवाल के बारे में अगर बात किया जाए, कह रहे घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? तो घन के केंद्र पर अगर क्यों आवेश रखा गया होगा, घन बना लेते हैं फटाफट। ये घन बना लिया गया, यहां केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? तो अगर हम फाई टोटल की वैल्यू के बारे में बात करें तो वो क्या होगी? गॉस के प्रमेय से ऐसे लिखी जाएगी, 1/4 इंटू क्यू लिखा जाएगा, क्योंकि क्यों कुल आवेश है। स्मॉल क्यू रखा गया, हाँ स्मॉल क्यू रखा गया, तो इसको स्मॉल क्यू कर सकते हैं, कैपिटल क्यू जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। अब कह रहे हैं उसकी एक सतह से कितना गुजरेगा? तो 6 सतह से गुजरने वाला कितना है? 1/ε0 इंटू क्यू है। एक सतह से कितना गुजरेगा? 1/6 इंटू क्यू गुजरेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। कह रहे हैं कि एक घन के कोने पर क्यों आवेश रखा गया? तो एक घन के कोने पर अगर क्यों आवेश रखा जाएगा, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अगर कोने पर कोई होता है तो उसका एक में जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो 1 से कितना गुजरेगा? तो इसको अगर बंद किया जाए, क्योंकि बंद पृष्ठ में हम परिभाषित करते हैं, तो अगर एक कोना होता है तो जिस तल में होता है उस तल के 4 कमरों को लेता है और उसके दूसरे नीचे वाले तल के 4 कमरों को लेता है, मतलब कुल 8 रहेंगे। तो 8 घनों से कितना निकलेगा? Q/ε0
1 से कितना निकलेगा, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक सवाल फटाफट और देख लेते हैं कि अगर ये बेलन है, बेलन के इस वक्र पृष्ठ से फाई लिंक होता है, क्षेत्र मतलब फाई लिंक होता है फ्लक्स, और इनसे निकलता है φ1 और φ2 समतल पृष्ठों से। तो कह रहे हैं कि φ1 मतलब φ1, इनको φ1 ही लिख लेते हैं, दोनों बराबर ही होंगे। तो कुल अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2φ1 प्लस फाइव बराबर में क्या लिखेंगे, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अगर इसके अंदर क्यू रखा गया है तो φ1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 और इंटू में 1/2 बाहर लगा सकते हैं। तो ये फ्लक्स लिंक होगा इसके साथ। आगे वैद्युत विभव के बारे में अगर बात किया जाए कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो परिभाषा वैद्युत विभव के बारे में, अनंत से किसी एकांक बिंदु धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विभव कहते हैं। तो W की वैल्यू लिखी जाती है O, यहां पर हम लोग लिखते हैं V बराबर, तो लिखा जाता है W डिवाइडेड बाई Q। मात्रक क्या निकल के आएगा, तो मात्रक निकल के आएगा जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका नाम होता है वोल्ट। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में बात किया जाए तो यहां पर वो बिंदु है, P पॉइंट पर विभव लिखना है, इस पर आवेश रखा गया है, क्यों, ये R दूरी है। तो V एट पॉइंट P लिखा जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K लिखना चाहे तो K लिख सकते हैं अगर माध्यम है तो, यहां पर लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाई R। वहां पर R स्क्वायर था वैद्युत क्षेत्र में, यहां सिर्फ R रहता है। कह रहे हैं कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव कैसे लिखा जाता है, तो अगर बिंदु आवेशों का समूह हो, जैसे यहां पर है Q1, यहां कहीं पर Q2 है, यहां कहीं पर Q3 है, यहां पर माइनस Q4 रखा गया है, और इस बिंदु पर निकालना है विभव। तो ये दूरी अगर R1 है, ये दूरी R2 है, और ये वाली दूरी कितनी है, R3 है, और ये दूरी कितनी है, R4 है, और ये O पॉइंट है या P पॉइंट लिख लेते हैं। तो V एट पॉइंट P क्या लिखा जाएगा, सबकी वजह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा K क्यों लिख देते हैं डायरेक्ट, K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई यहाँ R1 बनेगा, प्लस यहाँ K Q2 डिवाइडेड बाई R2 बन जाएगा, और प्लस K Q3 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, R3 बनेगा, प्लस K अब की बार Q की वैल्यू माइनस में है तो माइनस लगा करके लिखेंगे, ये Q4 बन जाएगा। तो अगर एक से अधिक बिंदु आवेश हो तो डायरेक्ट लिखा जाता है, सबका बीजगणितीय योग कर लेते हैं, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो विभव कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती, ध्यान रख सकते हैं। अगर बात किया जाए आगे की द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे उत्पन्न होता है, कितना होता है, तो अच्छी स्थिति में बात करें, अच्छी स्थिति में V एक्सियल पॉइंट पर जो होता है अच्छी स्थिति में, वो लिखा जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, यहां P बटा R क्यूब लिखा, R स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें E इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो होता है वो 0 निकल के आता है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, और अच्छी स्थिति में निकल के आता है P बाई R स्क्वायर। इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक। और डिटेल में हमने इसके सारे डेरिवेशन करवाए हैं, वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। अब अगर बात किया जाए कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो VA माइनस VB बराबर लिखा जाता है W डिवाइडेड बाई Q। ये सेम है, वही वोल्ट मात्रा किसका लिखा जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हम उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के रूप में परिभाषित करते हैं। विभव प्रवणता के बारे में बात करें तो dV बाई DL, इसे हम लिखते हैं माइनस E के बराबर, यहां से संबंध निकल के आता है, और यहां पर dV बाई DL जो लिखा गया है इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहीं से निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक। बात किया जाए कि दो प्लेटों के मध्य d दूरी है, तो दो प्लेटें हैं, अगर ये कोई प्लेट है, दूसरी ये कोई प्लेट है, या यहां बना लेते हैं, ये कोई प्लेट है पहली, ये बना नहीं, और एक दूसरी प्लेट यहां कहीं पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, और इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जो है वो E रखा गया है। तो कह रहे हैं कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ, तो वैद्युत क्षेत्र का मान याद रखना, E बराबर होता है V अपान D। ये फार्मूला याद रख सकते हैं, वैद्युत धारिता में काम आएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया गया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को क्यों 1 कूलाम आवेश दिया जाता है। तो ये गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है R बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको आवेश दिया गया क्योंकि वैल्यू 1 कूलाम है। तो कह रहे हैं उसकी सतह पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ध्यान ये रखेंगे कि अगर कोई चालक है, चालक की सतह पर जितना विभव होता है उसके अंदर भी उतना विभव रहता है, मतलब विभव नियत रहता है। यहां पर हमें सिर्फ विभव निकालना है, तो V बराबर क्या निकाला जा सकता है,
1 कूलाम आवेश, उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो सतह पर आवेश विभव निकाल लेते हैं। वो कितना बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 9 × 10⁻9। क्यों बनेगा, क्यों कितना है अपने पास 1 कूलाम डिवाइडेड बाई r², तो बनेगा 10⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 × 10�9, और यहां पर ये 4 ऊपर जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 × 10⁻9 4 13 बनेगा। ये v बराबर निकल कर आएगा इतने वोल्ट। इसकी सतह पर भी इतना होगा और इसके अंदर भी इतना ही होगा अगर ये चालक होगा तो। ठीक है, आगे एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण को समान विभव से त्वरित किया जाता है। यहां पर देख लेते हैं कि जो u होता है, स्थितिज ऊर्जा में जो हानि होती है उसको बराबर किया जाता है गतिज ऊर्जा में वृद्धि के, क्योंकि हम ऊर्जा संरक्षण तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ये हमेशा रखना है। गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², और यहां पर ये जो लिखा जाता है, ये कितना लिखा जाता है, तो Q × V लिखा जाता है, विभवांतर से अगर त्वरित करते हैं तो हम। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण है, तो एक प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभव से त्वरित किया जाता है, तो कह रहे हैं कि उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो यहां से अगर देखा जाए वेग, तो v² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2qv डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो 2qv हो गया, डिवाइडेड बाई में m हो जाएगा, इसका अंडर रूट लिखेंगे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, v बता सकते हैं। तो यहां हो गया v नियत है इसका, तो v को हटा देते हैं, तो डायरेक्ट यहां से जो स्मॉल v होगा समानुपाती हो जाएगा q/m के, तो ये q/m के समानुपाती हो जाएगा। तो अगर v अल्फा बाई vp लिखें तो इसे क्या लिखा जा सकता है, q अल्फा बाई m अल्फा, और इसको एक मिनट, q अल्फा डिवाइडेड बाई m अल्फा, और यहां पर बटे में क्या लिखा जाएगा, q प्रोटॉन डिवाइडेड बाई में क्या है, m प्रोटॉन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। q अल्फा और यहां पर लिखेंगे qp, तो अल्फा होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, और ये हो जाएगा, मतलब धनावेश तो होता है, तो 2e और e हो गया। यहां पर होगा mp/m अल्फा, ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसे लिखें 2e, और यहां पर ये रूट के अंदर थे तो इनको रूट के अंदर भी रखना है, ध्यान रखना इस बात का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू अगर कैंसिल होकर निकल के आती है तो क्या निकल के आएगा, e से e कट गया, यहां बनेगा 2 × mp, अगर m है तो अल्फा 4m होगा, 4 गुना होता है, ये इससे कट जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 1/√2। अब अगर यहां से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, vp बराबर होगा, या vp/v अल्फा, उन्होंने क्या पूछा, प्रोटॉन पहले ये बाद में, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास √2, ये अनुपात आएगा इनका। ठीक है, डायरेक्ट आगे देखें, समविभव पृष्ठ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कहते हैं पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ में अगर विभव समान है तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा तो हम जानते हैं VA - VB बराबर W/Q होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहां किया गया कार्य भी 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर ये कोई धनावेश है, ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकाल रहा और यहाँ पर पृष्ठ खींचा जाता है तो ये सदैव लंबवत निकल के आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव जाने पर घटता है। हम लोगों ने भी फार्मूला देखा विभव प्रवणता में, dV/dr बराबर क्या होता है, -E होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है। चालक के भीतर तथा सतह पर विभव समान रहता है। अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पर कि चालक की सतह पर विभव समान रहता है और उसके अंदर भी उतना ही विभव रहता है। अगले बारे में बात करें कि नियत रहता है, परंतु चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो अगर कोई चालक है, चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है दिया जाता है वो सदैव सतह पर रहता है और सतह पर रहने के कारण E जो अंदर होता है 0 होता है, क्योंकि वैल्यू भी 0 होती है। इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था गॉस की प्रमेय से, वो भी है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आगे दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें कि दो आवेश रखे गए हैं, उनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखी जाएगी। तो यहां पर Q1 रखा गया है, यहां पर Q2 रखा गया, R दूरी है तो स्थितिज ऊर्जा लिखी जाती 1/4 पाई। अब साइलेंट नॉट K है तो K लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R लिखा जाता है। ऊर्जा है तो जूल में लिखी जाएगी, तो जूल में निकल के आता है। ये स्मॉल j होता है, ध्यान रखना इस बात का। अगर सिंगल लिखते हैं तो कैपिटल J से लिखा जाता है। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं यहां पर है 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा क्या है
1 माइक्रोकूलाम, और दोनों कैसे हैं, धनावेश हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर दे रखी। कह रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो U बराबर क्या होता है, 9 × 10 की घात 9। डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। वायु में रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। U बराबर बनेगा 9 × 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, यहां पर आएगा 10 की घात -6 और इसका भी आएगा 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रोकूलाम में दिएंगे, कूलाम में बदलेंगे। बटे R, दूरी कितनी दे रखी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2। अब अगर इनको सॉल्व किया जाए तो क्या निकल के आएगा, U की वैल्यू देखो फटाफट। U बराबर निकल के आएगा, देखो यहां पर -2 घातें हैं और यहां पर अगर -2 घातें इसके साथ जाएंगी तो 11 बनेगा। 11 और ये लिखा 12 -1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 0.9 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगी। धारिता के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में कि अगर ये कोई चालक है, चालक को अगर हम आवेश देते हैं, क्यों, तो इसके अंदर विभव होता है, V उत्पन्न होता है। तो यहां से कहते हैं कि जो उत्पन्न विभव होता है वो समानुपाती होता है चालक के दिए गए आवेश के। तो अगर हम V के बारे में बात करें तो यहां पर आता है 1/c × Q। तो Q बराबर क्या निकल के आता है, CV। C को क्या कहा जाता है, धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैरड होता है। फैरड होता, फैराडे आवेश का मात्रक होता, वो नहीं, फैरड होता है इसका। अन्य मात्रक के बारे में बात करें तो माइक्रो फैरड होते हैं, पिको फैरड होते हैं। तो 1 माइक्रो फैरड 10 की घात -6 फैरड के बराबर, 1 पिको फैरड 10 की घात -12 फैरड के बराबर होता है। ये कन्वर्जन भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये धारिता के बारे में बात हुई। अब यहां पर बात किया जाए कि अगर माध्यम रहता है तो माध्यम के साथ क्या होगा, माध्यम होगा तो विभव बदलेगा। तो माध्यम के सापेक्ष जब विभव बदलता है तो ये भी धारिता परिवर्तित हो जाती। फटाफट यहां से देखते हैं, ये देखो यहां पर लिखा गया है, क्या है, कह रहे हैं किसी चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, आकृति पर निर्भर करती, समीपवर्ती अगर माध्यम होगा तो K पर निर्भर करेगी, और समीप स्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। हम जानते धारिता संधारित्र कैसे बनाया जाता था, आगे संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये 2 चालक हैं, ये प्लस है, ये माइनस उत्पन्न किया जाए इसके ऊपर, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ निकल के जाती हैं, ऐसा ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश की बहुत अधिक मात्रा तथा ऊर्जा संचित की जा सकती है। विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में अगर बात करें तो अगर कोई ये अकेला कोई चालक है जिसकी त्रिज्या हम R ले लेते हैं या कैपिटल R ले लेते हैं, तो इसकी धारिता जो लिखी जाती है वो लिखते हैं 4πε0 कैपिटल R लिखा जाता है। इस पर सवाल क्या है, कह रहे हैं गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी धारिता, इसके आवेश की गणना कीजिए, इससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो हम Q बराबर CV तो बाद में लगाएंगे, पहले इसकी धारिता निकाल लेते हैं। इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10 की घात 9, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 होती, तो 4πε0 की वैल्यू उसका उल्टा होगी। R के बारे में कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का मतलब 9 × 10 की घात 2। 9 से यहां काट सकते हैं, इसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की घात -9 और 9 2 11 बनेगा, तो 10 की घात 11 निकल के आएगा C की वैल्यू। इतने फैरड निकल के आएगी धारिता, यहां से निकाल सकते हैं। 9 ये है, 2 ऊपर जाएंगे तो 9 2 11 बनेगा। अब कह रहे हैं इसका आवेश याद कीजिए, Q बराबर हम CV डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहां पर एक बात तुरंत देखें, अगर हमें इसे फार्मूले को याद रखना तो यहाँ Q लिखेंगे, यहाँ C, यहाँ V लिखेंगे। जिसको निकालना उसे बंद कर लो, तो Q को अगर बंद कर लिया जाए C × V डायरेक्ट लिखे गए, V को बंद कर लिया जाए तो Q/C निकल के आएगा, अगर V को बंद कर लिया जाए देखो Q/C निकल के आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे यहां पर बात करते हैं Q बराबर CV। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 10 की घात -11। V की वैल्यू कितनी है, 1000 वोल्ट, का मतलब 10 की घात 3 वोल्ट। तो ये क्या बनेगा, 10 की घात, अब अगर 3 कर देंगे तो माइनस का 8 बनेगा, 8 3 11 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कूलाम में। तो इतना कूलाम आवेश होगा। आगे बढ़ते हैं, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश तथा ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। बात किया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, तो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, वो आयताकार, वर्गाकार या फिर वृत्ताकार हो सकती हैं। वृत्ताकार होती हैं तो किनारे का प्रभाव वहां पर लगभग कम रहता है। तो अगर ये -Q + Q आवेश है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम D लिख देते हैं और प्लेट क्षेत्रफल यहां पर कैपिटल A लिखा जाए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती C बराबर ε0 KA डिवाइडेड बाई में D लिखा जाता है। अगर इसमें बीच में माध्यम भरा जाए और उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है तो ये फार्मूला काम करता। अगर नहीं होगा तो ε0 A डिवाइडेड बाई D लिखेंगे। वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। आंशिक रूप से अगर भरा हो परावैद्युत तो इसी फार्मूले को देखें और लिखने की आदत डालें। क्या होगा, ε0 A लिख देना
डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी जो है वो लिख देना d है, d लिख दिया। अब जितने में परावैद्युत रखा है उसका मान घटा दो, तो t है तो t घटा दिया। अब साथ में यहां क्या करना, t बाई के जोड़ देना, इस तरह से लिखा जाता है। अगर ज्यादा हो तो ज्यादा होंगे तो एप्सिलॉन नॉट a लिख देना। जैसे मान लो d लिखा माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3, ऐसा घटाते चले जाएंगे, प्लस t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 प्लस t3 बाई k3 बनेगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ज्यादा भी हो तो भी लगा सकते हैं, एक होगा तो भी लगा सकते हैं। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता आंशिक रूप से अगर परावैद्युत भर दिया जाए तो भी हम लगा सकते हैं। सवाल, अगला सवाल कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमें। प्लेट क्षेत्रफल दिया गया 100 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो 100 वर्ग मीटर स्क्वायर मतलब 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर बनेगा। ये हो गया प्लेट क्षेत्रफल। ठीक है, कन्वर्जन समझ में आया होगा। दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत जो वैद्युत क्षेत्र है E वो 100 दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्लेट पर आवेश ज्ञात करो। तो यहां से एक बात निकाली जा सकती है। हम जानते हैं बराबर क्या होता है प्लेटों के बीच में, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। दो नहीं होता, कारण क्या है तुरंत देखते हैं, प्लस माइनस इस प्लेट के कारण जो क्षेत्र होगा वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस प्लेट की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों की दिशा देखो एक ही तरफ आएगी, प्लस से दूर माइनस की तरफ, दोनों को जोड़ोगे आधा आधा एक बनेगा। ये फाइनल रिजल्ट आएगा। सिग्मा के बारे में बात करें, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट बनेगा। कहा है प्लेट पर आवेश ज्ञात करो, तो क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 100 दे रखी है, तो 10 की घात 2 लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है देखो 10 की घात -2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो ये देखो ये दोनों घातें तो कैंसिल हो गई आपस में, सीधा सीधा आंसर आ गया 8.85 गुणे 10 की घात -12। और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, क्योंकि आवेश हमें निकालना था। इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फार्मूला चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, और उसके बाद में भी हम इसे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब संधारित्रों के संयोजन की अगर बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन, तो अगर यहां पर एक संधारित्र ऐसा दिया गया है, दूसरा संधारित्र ये, तीसरा ये है, उम्मीद है इसका प्रतीक तो पता ही होगा, और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, C1 C2 और C3 है। तो यहां पर C इक्विवेलेंट जो लिखा जाता है 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा लिखा जाता है। और अगर हम इनको दो के बारे में बात करें और लगा के कि सिर्फ एक ये जोड़ा गया, दूसरा ये जोड़ा गया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए, धारिता C1 C2 है, तो यहां से लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट जो बनेगा, C तुल्य बनेगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2 लिखा जाएगा। ये हमारा सूत्र काम करेगा। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अगर बात की जाए, समांतर क्रम संयोजन के बारे में, तो वो ऐसा निकल के आएगा, यहां पर V वोल्ट की बैटरी लगी होगी। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल हम जोड़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं दिए गए संयोजन की धारिता बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इधर वाले की धारिता कितनी लिखी जा सकती, तो एप्सिलॉन नॉट a का मान a/3 है, डिवाइडेड बाय प्लेटों के बीच की दूरी कितनी d, इसका नाम दे देते हैं C1। और अगर इधर वाले की बात की जाए तो C2 होगा, एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू कितनी है 2a/3 होगी, और डिवाइडेड बाय में d लिखा जाएगा। अब ये कैसे जुड़े, इनके बारे में बात किया जाए तो ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। कैसे, अगर समांतर क्रम की बात ये होती है कि उसमें आवेश अलग अलग होता है, तो यहां से देख सकते हैं इधर कम आवेश, इधर ज्यादा आवेश, इधर प्लेट ज्यादा होंगी, ज्यादा आवेश रहेगा। तो हम यहां से अगर C तुल्य निकालें तो क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। C1 का मान एप्सिलॉन नॉट a/3, या इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 3d, और इसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिखते हैं इसे 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 3d। तो देखो क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d आएगा, 3 ऊपर बनेगा, कैंसिल। दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है हमें। तो अगर दो आवेशित चालकों के को जोड़ा जाए, जैसे ये कोई पहला चालक है जिसका आवेश Q1, धारिता C1, विभव V1 है। दूसरा एक चालक है, शुरुआत में इसका आवेश Q2 है, धारिता C2 है और विभव V2 है, और इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए, तो यहां पर जो ऊर्जा हानि होती है वो बराबर में लिखी जाती है क्या, हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अंतर होता है। बात किया जाए उभयनिष्ठ विभव की, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो होगा Q1 C1
यहां से क्या लिखेंगे, v बराबर होगा Q बाई C, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिखा जाएगा C1 प्लस C2। ये कैसे निकल के आएगा, तो यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर Q1 बराबर लिखेंगे तो C1 इंटू V1 बनेगा, यहां से Q2 बराबर लिखेंगे C2 इंटू V2 बनेगा। तो विभव क्या होगा, विभव को लिखा जाएगा टोटल धारिता बटे टोटल, यहां से Q बराबर क्या जानते हैं, Q बराबर CV होता है, तो हमें लिखना है उभयनिष्ठ विभव V बराबर तो Q बाई C लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो टोटल विभव क्या निकल के आएगा, C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाय में बनेगा धारिता टोटल, तो टोटल धारिता क्या है, C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो ये हो गया ऊर्जा क्षय का फार्मूला, और ये काम करता है उभयनिष्ठ विभव के लिए। आगे संधारित्र में संचित ऊर्जा बतानी है, तो अगर संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में बात किया जाए कि अगर ये संधारित्र है, ये प्लस माइनस यहां पर प्लेट है, डी है यहां इनके बीच की दूरी, तो यहां जो लिखा जाता है ऊर्जा U बराबर, इसे लिखते हैं हाफ Q इंटू V, अगर इनके ऊपर आवेश Q है तो विभव V है, या लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर, या फिर लिखा जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। तीन फार्मूले काम करते हैं इस ऊर्जा के। बात किया जाए ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो वो हो जाएगा कैपिटल U बाई इसका वॉल्यूम, तो ये निकल के आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस तरह से हम ऊर्जा घनत्व का फार्मूला लिखते हैं। सवाल दे रखा है, इसको करते हैं। सवाल ने क्या कहा है, कह रहे हैं कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभव 100 से 200 वोल्ट कर दिया जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, तो U बराबर क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्योंकि V और C दे रखे हैं इस बार। अब अगर हमें डेल्टा U लिखना है, ऊर्जा में परिवर्तन लिखना है, तो बाद में देखो ज्यादा वोल्ट कर दिया गया, पहले कम वोल्ट था, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा हाफ C, यहां लिखेंगे V2 माइनस V1 या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये होगा हाफ C के बारे में बात करें तो C दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 हो गया, माइक्रोफैरेड का मतलब क्या होता है, -6, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो 200 प्लस 100 300 बनेगा, 200 माइनस 100 100 बनेगा। डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस बी माइनस बी के फार्मूले से, क्या आएगी ये वैल्यू, तो यहां से क्या बनेगा, ये है 150 बन जाएगा ये, और इसका ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये 10 है और ये देखो एक 0, यहां पर 2 0 होंगे, तो 2 0 वो, और यहां पर 2 0 जो बनेंगे हो गए 4 0, तो इस 6 में से 4 0 कम करेंगे तो 10 की घात -2 जूल आएगा ऊर्जा। यहां से होगा डेल्टा यू का मान। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो चेक कर सकते हो उसे, वैसे सही होगा। तो ये थे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो हम लोगों ने कवर की अभी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टार्टिंग में हमने बात किया कि ये कितने नंबर में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना ये 8 नंबर में पूछी जाती है, कंप्लीट 8 नंबर रखती है, 8 मार्क्स आते हैं इससे, ठीक है। और ये पहला 1 शॉट था जो हम लोगों ने कवर किया 1 यूनिट का। विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम लोग अलग कवर करेंगे क्योंकि यहां पर केसीएल और केवीएल के ऊपर कई सारे सवाल बन जाते हैं। किरचॉफ के जो करंट नियम है, वोल्टेज नियम है, उन सब पर सवाल खूब सारे बनते हैं। तो ये दूसरा वाला लेक्चर होगा 1 शॉट, और तीसरे वाले में हम लोग कवर करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और उसी में कवर करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग रखा जाएगा। तो इसमें हमने आज कवर किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन कौन से फार्मूले हैं और उनका सीधे किसी न्यूमेरिकल में, किसी आंकिक प्रश्न में कैसे यूज किया जा सकता है। तो वे स्टूडेंट जो अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें कवर करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह से